नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन संकट में एक नया पहलू उभर के आया और तमाम नाटो देश जो कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद का वादा कर रहे थे वो सभी आज भारत की तरफ दिखे और सबने मिलके भारत की तारीफ कर दी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर भारत की तारीफ का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भारत ने अपनी विदेश नीति का एक बड़ा सजग उदाहरण देते हुए यूक्रेन में फंसे तमाम जो मेडिकल छात्र थे उनको सकुशल भारत लौटने में उनकी मदद की। जब ये विद्यार्थी भारत पहुंचे तो इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो बड़े खुश थे और भारत सरकार और भारत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स और सड़कों पर विद्रोह भी किए। उन मेडिकल छात्रों को देखकर मुझे वही डॉक्टर याद आते हैं जो हम हर रोज़ टीवी पर एक टूथपेस्ट के एडवर्टीजमेंट में देखते हैं। अब उस डॉक्टर को देखेंगे तो आपको एक खास बात ये नज़र आएगी कि वो ऐड कर रहा है किसी टूथपेस्ट का या किसी टूथब्रश का और गले में उसने स्टेथोस्कोप डाला हुआ है। उस इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को ये नहीं पता कि भाई साहब दांतों में धड़कन नहीं होती। अगर दांतों में धड़कन ही नहीं होती तो फिर स्टेथोस्कोप का वहाँ रोल क्या है। ये विद्रोह करने वाले या भारत की बुराई करने वाले ऐसे ही डॉक्टर यूक्रेन से पढ़ के भारत में आएंगे जो ट्रीटमेंट के नाम पर पता नहीं कितने और कितने ही लोगों के साथ छलावा करेंगे। अब मुद्दा उठता है तारीफ का, तो हम जानेंगे कि आखिर नाटो देशों ने भारत की तारीफ क्यों की। विशेष रूप से अगर हम बात करें नाटो की तो नाटो में अमेरिका के अलावा 29 कंट्रीज और शामिल हैं और ये कुल मिलाकर करीब 30 देश हो जाते हैं। ये 30 देश मिलकर नाटो की पूरी व्यवस्था को सुचारू करने का काम करते हैं। नाटो को हम कहीं ना कहीं सैन्य समझौता या सैन्य साझाकरण की व्यवस्था भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस दिन यूएसएसआर का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई उस दिन अमेरिका ने ये आशंका जताई कि अगर कहीं वापस यूएसएसआर बनता है और वापस युद्ध छेड़ा जाए तो अमेरिका और अमेरिका के साथ ये 29 कंट्रीज मिलके यूएसएसआर के खिलाफ युद्ध लड़ेंगी और जिससे कि इन्होंने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाटो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की गारंटी थी जिसमें ये 30 देश मिलकर आपस में लड़ेंगे। किसके खिलाफ? एक यूएसएसआर के खिलाफ। अब ये शब्द आपको कहीं ना कहीं सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात पे आता है? कॉन्ट्राडिक्शन की बात यह है कि नाटो देश जो कहीं ना कहीं रूस का विरोध कर रहे हैं और वहीं बदले में भारत रूस का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से भारत ने ना तो रूस का समर्थन किया और ना ही वो रूस के खिलाफ गया। इसका सबूत उसने यूएन में हुई मीटिंग और वोटिंग में दिया, जहां उसने ना तो रूस के खिलाफ जो वोटिंग हुई उसमें शामिल होना ही जरूरी नहीं समझा। अब मेन मुद्दा या विशेष कहानी यहीं से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसएसआर का विघटन हुआ, नाटो स्टेबलाइज हुआ और एक सैन्य गठबंधन बना इन 30 देशों के बीच। कॉन्ट्राडिक्शन सुने, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान तब बन जाता है जब रूस ये कह रहा है तमाम नाटो कंट्रीज को और यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर कोई यूक्रेन का साथ देता है तो वो खुलेआम रूस को युद्ध की चेतावनी दे रहा है। एक तरफ नाटो रूस के डायरेक्ट विरोध में देखने को मिलती है और वहीं ये नाटो भारत जहां रूस की तरफ खड़ा है और रूस के समर्थन में खड़े इस भारत को कहीं ना कहीं नाटो से तारीफ मिलती है। इसलिए मैं इस बयान को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहा हूँ। हालांकि जितनी असमंजस में आप हैं उतनी ही असमंजस में सारी दुनिया इसी बात को लेकर है कि आखिर भारत ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया या वोट को एब्सटेन क्यों किया। यही सवाल पाकिस्तान से भी पूछा गया तो पाकिस्तान वाले रोने लगे और उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप फादर साहब से ले लीजिए। फादर यानी भारत, क्योंकि जिस दिन भारत ने यूएन में हुई इस वोटिंग में एब्सटेन करने का प्रस्ताव लिया, ठीक उसी दिन पाकिस्तान ने भी यही काम किया और पाकिस्तान ने भी वोटिंग को एब्सटेन किया। अब इंडिया से कोई सवाल पूछे ऐसी हिम्मत किसी में दिखी नहीं, तो सवाल किए गए पाकिस्तान से और पाकिस्तान के चाचा जान ने ये कहा कि भाई जो
पापा जी करेंगे वही हम करेंगे, और उन्होंने क्योंकि वोट एब्सटेन किया इसीलिए हम भी वोट एब्सटेन कर रहे हैं। अब भारत ने जब वोट एब्सटेन किया तो कहीं ना कहीं उसने रूस के विरोध में जाना स्वीकार नहीं किया, और इसके ऊपर दो डिप्लोमेटिक कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी के बहुत अच्छे बयान आए। जब आप इन बयानों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर खुशी दिखेगी। फ्रांस के एनवॉय जो दिल्ली में बैठे हैं या जर्मनी के एनवॉय जो कि दिल्ली में बैठे हैं राजनायक बन के, इन दोनों से ही जब ये पूछा गया कि भारत के इस एब्सटेन पॉलिसी पे आप क्या कहेंगे, तो दोनों के जवाब बड़े सटीक थे और बड़े पैरेलल थे। दोनों ने ये कहा कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब जब किसी इंसान को ये पता हो कि आखिर उसकी पॉलिसी क्या है और वो करना क्या चाहता है, तभी वो कोई बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाएगा। और इसी डिसीजन पॉलिसी में कई अच्छे डिसीजन मेकर भारत के रूप से कहीं दुनिया के अलग अलग देशों में डिप्लोमेट्स का काम कर रहे हैं, और इन्हीं डिप्लोमेट्स की तारीफ में बड़े बड़े पुल बांधे फ्रांस और जर्मनी ने, जिन्होंने साफ रूप से ये कहा कि ये लोग बड़े समझदार, बड़े सुलझे हुए और बड़े इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, जिन्हें ये पता है कि आखिर किस समय पे क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट किया, और भारत ने दोनों ही देशों के राष्ट्रपति यानी पुतिन और जेलेंस्की दोनों से ही बात की। उन्होंने केवल पुतिन को भी नहीं समझाया या केवल जेलेंस्की की बात करने, ऐसा भी नहीं है। दोनों देशों का पक्ष भारत ने बराबर सुना, और दोनों पक्षों से यही बात कही गई कि आप जहां तक हो सकें शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करें। बाकी जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं या विवाद हैं वो अपने आप समय रहते सुलझा दिए जाएंगे। अब जब अपन विश्व स्तर पे इस भारत की तारीफ को सुनते हैं तो आपके लिए कुछ और मायने हैं जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। आपकी जानकारी में ये बात आनी चाहिए कि विश्व स्तर पर जब अपन बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इस इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं भारत का स्तर इस हद तक बढ़ चुका है कि फ्रांस एक ऐसा देश जो अपने आप को समझता है अमेरिका के पैरेलल, या उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसका ये नेचर दर्शाती है कि फ्रांस अपने आप को पैरेलल बनाना चाहता है अमेरिका के। जहां फ्रांस अपने आप को अमेरिका से पैरेलल बनाना चाहे और रिस्पेक्ट टू इंडिया वो इंडिया के लिए इतनी सम्मानजनक बातें कहें, तो आपको और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व होना चाहिए कि इस रीजन में या इंटरनेशनल स्तर पे भारत कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, एक अलग शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी शक्ति के रूप में एक और उदाहरण रूस की तरफ से भी दिया गया, जहां आपने ये देखा कि रूस के जो मिसाइल्स थे या जो स्पेस सेंटर्स थे, उन स्पेस शिप्स के ऊपर भी जो अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग बने हुए थे, उनमें से तमाम फ्लैग हटा दिए गए और भारत का फ्लैग उन्होंने एज इट इज़ रखा, उसके साथ कोई फेरबदल नहीं की या उस झंडे को हटाने की हिमाकत उन्होंने नहीं की। इसका मतलब रूस कहीं ना कहीं खुद चाहता है कि भारत से उसके रिश्ते मजबूत हैं और वो मजबूत ही बने रहें। फ्रांस और जर्मनी भी भारत की तारीफ करके भारत की तरफ कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और उन्हें भी ये पता है कि उनके डिप्लोमेटिक सिचुएशंस और फॉरेन पॉलिसीज इंक्लूडिंग ट्रेड, ये उनके लिए बहुत भरोसे का काम रहेगा और इससे बहुत फ़ायदा भी उनको मिलेगा। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और मेरी राय से आप कितना सहमत हैं? इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।